रचना, अब तुम्हें ठीक से खाना ही बनाना नहीं आता तो फिर क्या करोगी यहाँ मेरे साथ रहकर? इससे अच्छा तो तुम गाँव ही चली जाओ और माँ बाप की सेवा करो। रोहित ने गुस्से में अपनी पत्नी रचना से कहा और बिना पीछे देखे ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रचना वहीं खड़ी रह गई जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। रोहित की कड़वी बातें उसके दिल को अंदर तक चीर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई और अपनी किस्मत को कोसते हुए फुट फुट कर रोने लगी। वैसे तो ये पहली बार नहीं था। रोहित अक्सर उसे ताना देता रहता था कि तुम बस खाना बनाने के लिए ही आई हो, पर हर बार रचना इन बातों को हंसकर टाल देती थी और खुद को समझा लेती थी कि शायद आज रोहित का मूड खराब है। लेकिन आज रोहित ने फिर से वही शब्द ऐसे वक्त पर कहा जब रचना पहले अंदर से टूटी हुई थी। इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाए। दरअसल रचना और रोहित की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। शादी के 6 महीने तक तो रचना सास ससुर के साथ गाँव में ही रही थी, लेकिन 6 महीने बाद रोहित अपने माता पिता से ये कहकर उसे अपने साथ ले आया था कि माँ, उसे खाना बनाने का समय नहीं मिलता और बाहर का खाना ठीक नहीं रहता। लेकिन मोहिनी जी नहीं चाहती थी कि बहू बेटे एक साथ जाकर शहर रहे, क्योंकि बहू के आने के बाद मोहिनी जी का भी काम से मन हट गया था। अब काम करने में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। लेकिन रोहित की मजबूरी देखते हुए मोहिनी जी ने रचना को जाने के लिए कह दिया, पर उसे रोज ताने दे देकर कान पका देती थी। रचना को बहुत बुरा लगता, पर इतनी हिम्मत कहाँ जो सास को कुछ कह सके। और यही बात मोहिनी जी ने रोहित को भी सिखा दी थी, इसलिए वो भी बार बार रचना को चिढ़ाते हुए कहता, सुन रही हो रचना, माँ क्या कह रही हैं? तुम यहाँ बस खाना बनाने आई हो। पर रचना ये बात सुनकर चुप रह जाती, क्योंकि मोहिनी जी का रोज का काम यही था। वो सुबह शाम दोनों टाइम बेटे के पास फोन करके उसके कान भरती रहती। सुबह तो फिर भी रोहित के पास टाइम नहीं रहता, इसलिए जल्दी फोन काट देता, लेकिन शाम को जैसे ही रोहित घर आता तो मोहिनी जी का तुरंत फोन आ जाता और 2-3 घंटे तक फोन चलता। जब तक कि रचना किचन का सारा काम नहीं निपटा लेती, तब तक रोहित आराम से कमरे में बैठकर माँ को एक एक खबर देता रहता। मोहिनी जी भी एक एक चीज पूछती रहती कि सुबह खाने में क्या बना और अभी क्या बन रहा है। रोहित, कभी ये बनवा लिया करो बेटा, कभी वो बनवा लिया करो। मोहिनी जी गांव में बैठी भी बेटे को बहू से कुछ न कुछ बनवाने के लिए सलाह देती रहती और रोहित भी माँ की हाँ में हाँ मिलाकर अगले दिन सुबह ही रचना को बनाने के लिए कह देता। कहने को तो ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से रचना के ऊपर दबाव था। दूर रहकर भी सास का पूरा रुतबा उसके ऊपर चलता था, लेकिन पति के साथ बाहर रहकर भी रचना कहीं घूमने नहीं जा सकती थी। वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी थी। ना कोई अपना था, ना कोई समझने वाला। बस हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता और रोहित की बातों से टूटकर खत्म हो जाता, क्योंकि दोनों समय के लिए फोन पर ही मोहिनी जी कोई ना कोई पकवान बताती रहती और माँ का भक्त रोते की खबर माँ को देता रहता। पर अब रचना के भी सब्र का बांध टूट गया था। माँ का फोन कटने के बाद जैसे ही रोहित ने रचना से ये कहा कि रचना, माँ ने शाही पनीर की सब्जी बनाने के लिए कहा है, तो रचना चिढ़ गई और कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अगले दिन उसने शाही पनीर की सब्जी नहीं बनाई, उसकी जगह कुछ और ही बना दिया। बस जैसे ही मोहिनी जी का फोन आया तो उसने रोहित से पूछा, बेटा शाही पनीर की सब्जी कैसी बनी थी? तो रोहित ने तुरंत चिढ़ते हुए कहा, माँ कहाँ बनाई, आपकी बहू ने पनीर की सब्जी आलू गोभी की सब्जी बनाकर रख दी। अच्छा, रोज रोज आलू गोभी खिलाएगी? अरे पनीर की सब्जी के लिए बोला तो उसने पनीर की सब्जी क्यों नहीं बनाई? खाना ही तो बनाने गई है ना वहाँ, और वो भी नहीं बना रही है। अगर ज्यादा ही सर पर चढ़ रही है तो भेज दे उसे गाँव, इससे अच्छा तो तुम खुद ही बना कर खा लोगे। फोन स्पीकर पर था, इसलिए रचना को भी सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। माँ की बात सुनकर रोहित भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ माँ सही कह रही हो, तुम ये खाना ही तो बनाने आई है, यहाँ वो बनाने में भी इसको दिक्कत हो रही है, इससे अच्छा तो गाँव ही भेज देता हूँ, ताकि वह रहकर सास ससुर की सेवा तो करेगी। इतना सुनते ही मोहिनी जी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और ये हंसना किचन में खड़ी रचना के दिल को चीर गया। फोन कटने के बाद उसने रोहित से कहा, रोहित तुम्हें पता भी है तुम मुझे कितनी तकलीफ होती है ये सुनकर कि यहाँ खाना बनाने आई हूँ? ये बताओ, मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ या नौकरानी बनकर? अरे रचना, तुम तो सीरियस हो जाती हो। वो तो माँ मजाक कर रही थी। रचना का गुस्सा देखकर रोहित ने बात को बदल दिया और जैसे तैसे उसे मना लिया कि आइंदा ये ऐसी बात नहीं करेगा। उस दिन संडे था, इसलिए शाम को रोहित रचना को
घुमाने ले गए। रास्ते में ही मोहिनी जी का फोन आ गया। बातों ही बातों में मोहिनी जी ने कहा, बेटा तुम 5 बजे घूमने जा रहे हो तो कब वापिस आओगे? कब खाना बनेगा? खाना बनाकर जा रही है या नहीं? नहीं माँ, आज हम बाहर ही खा लेंगे। अरे, जब तुम्हें बाहर ही खाना था फिर क्यों लेकर गया उसे? वैसे तो तुम्हें बाहर खाने से दिक्कत हो रही थी, अब वो गई है तो उसे भी बाहर खिलाने ले जा रहा है। फिर क्या फायदा जाने का? इससे अच्छा तो उसे गाँव ही भेज दे। रजनी सास की सारी बातें सुन रही थी। आए दिन उसको यही बात सुनने को मिलती थी। उसे पति के साथ आए 6 महीने हुए, लेकिन इस 6 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उसे ये एहसास नहीं कराया गया हो कि वो यहाँ बस खाना बनाने के लिए आई है और उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। अब तक तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अगले दिन सुबह रचना का सिर दर्द हो रहा था, इसलिए वो उठ नहीं पाई और रोहित से बोली, रोहित आज मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज तुम खुद ही थोड़ा बहुत कुछ बना लो। ये सुनते ही रोहित गुस्से से लाल हो गया। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि रचना पूरी रात सो नहीं पाई। उसने गुस्से में कहा, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं सुबह सुबह उठकर खुद ही नाश्ता बनाऊं और फिर तुम्हारे लिए भी रख कर जाऊं? तो ये मुझसे नहीं होगा। अगर सर दर्द हो रहा है तो दवाई क्यों नहीं खाई? तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह नाश्ता चाहिए ही चाहिए। सच कहती है माँ। इससे अच्छा जब तुम्हें सोना ही है तो गाँव ही चली जाओ, वहीं जा मेरे माँ बाप की सेवा करो। यहाँ रहने से क्या फायदा? फालतू में मेरा खर्चा बढ़ाओगी। कहते हुए रोहित गुस्से से बिस्तर से उठा और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे उसने पलट कर भी नहीं देखा कि मेरी बातों पर रचना का क्या असर हो रहा है। आज तक तो रचना माँ बेटे के मुंह से ये बातें बर्दाश्त करती थी, लेकिन आज दर्द में भी तकलीफ हो रही थी। उसके बावजूद भी रोहित अपनी आदत से मजबूर रचना से बोला कि चली जाओ, सास ससुर की सेवा करो। यहाँ खाना बनाने के लिए आई हो, वो भी नहीं बना सकती तो क्या फायदा? ये बातें रचना को बर्दाश्त नहीं हुई। पहले तो वो खूब रोई। क्या किस्मत पाई है, जब से शादी करके आई है हर पल उसे ये एहसास कराया जाता है कि वो बस काम करने के लिए है, खाना बनाने के लिए है, ना किसी की बहू है, ना किसी की पत्नी। पति के साथ रहने आई तो पति ने हर पल एहसास कराया कि उसके ऊपर खर्चा बढ़ गया है। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करता? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। उस दिन रोहित ने ऑफिस में चले जाने के बाद जब रचना रोक थक गई तो उसने अपने भाई को फोन किया और अपना टिकट करवा लिया और रोहित को मैसेज करके बता दिया कि वो घर जा रही है। अचानक ही रचना का ये मैसेज देखकर रोहित परेशान हो गया। वो गुस्से में बोल तो देता था, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता था। वो तुरंत ही बार बार रचना को फोन करने लगा, लेकिन रचना ने फोन नहीं उठाया। रोहित को इतना तो पता था कि रचना घर गई है, लेकिन अगले दिन जब रचना घर नहीं पहुंची तो रोहित और परेशान हो गया कि आखिर रचना जब ससुराल भी नहीं गई तो और कहाँ गई। सोचते हुए रोहित ने रचना के मायके फोन लगाया तो पता चला कि रचना मायके गई है। मायके का नाम सुनते ही रोहित एकदम से भड़क गया। उसने रचना से कहा, रचना अगर तुम्हें घर ही जाना था तो तुम ससुराल क्यों नहीं गई? किससे पूछ के मायके गई? रोहित, मुझसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और ससुराल क्यों जाऊं? सास ससुर की सेवा क्यों करूं? मेरी शादी सास ससुर से हुई है क्या? जब मेरे पति ही मेरे नहीं है, जब मेरे पति ही मुझे नहीं समझ रहा तो मैं सास ससुर के पास क्यों जाऊं? जिससे शादी हुई है, जिसके साथ 7 जन्म तक साथ देने का वादा किया था, मैं उसके साथ एक जन्म ही नहीं रह सकती तो क्यों जाऊं ससुराल? जब पति ही अपना नहीं है तो सास ससुर अपने कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप को बहू नहीं चाहिए थी और ना ही तुम्हें पत्नी चाहिए थी। तुम सबको तो एक खाना बनाने वाली एक नौकरानी चाहिए थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी बेटी ब्याही थी किसी के घर की बहू बनाकर, किसी की पत्नी बनाकर, ना कि खाना बनाने वाली नौकरानी दी थी। इसलिए तुम अपने लिए और अपने माँ के लिए खाना बनाने वाली पैसों पर भी लगा सकते हो। मैं फ्री में क्यों करूँ तुम लोगों की नौकरी? जो रिश्ता था खाना बनाने वाला वो मैंने तोड़ दिया। नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ। इतना कहकर रचना ने फोन काट दिया। तो 4-5 दिनों तक तो रोहित ने गुस्से में सब कुछ मैनेज किया, लेकिन अब धीरे धीरे उसे ये घर काटने को दौड़ने लगा। रचना के बिना उसका कहीं मन नहीं लग रहा। 6 महीने में ही उसे रचना की आदत हो गई थी। घर के कोने कोने में रचना का एहसास बसा हुआ था। यहाँ तक कि जो घंटे तक माँ के साथ फोन पर बातें होती थी वो भी अब बंद हो गई थी। अब जब भी मोहिनी जी का फोन आता तो रोहित बेमन से थोड़ी देर बातें करता और फोन रख देता। आखिरकार एक दिन रोहित ने अपनी माँ से कह ही दिया कि
सारी गलती मेरी है, तुम तो सास हो, तुम्हें मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं तो उसका पति हूँ। मैंने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। मैं जा रहा हूँ, रचना से माफी मांग कर उसे लेकर आऊंगा। अरे बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बार माफी मांग लोगे तो पूरी जिंदगी पैरों पर गिराएगी। माँ जो भी हो पैरों पर गिराएगी तो सर पर भी वही चढ़ाएगी। पत्नी है वो मेरी, कौन सी आप में और पापा में लड़ाई नहीं होती थी? हर बार तो पापा ही आपको मनाते हैं, कितना कुछ बोलती हैं आप पापा को। तो क्या हुआ जो रचना नाराज होकर मायके चली गई है? मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आपको भी एक बात बोल देता हूँ, आप आइंदा से कभी रचना को कुछ भी उल्टे सीधे नहीं कहेंगी। उसे घर की बहू की तरह रखेंगी, ना कि नौकरानी की तरह। इतना कहकर रोहित ने फोन रख दिया और अगले दिन ही ट्रेन पकड़कर रचना के मायके पहुंच गया। तभी रोहित को अचानक सामने खड़ा देख रचना हैरान हो गई, लेकिन फिर भी बनावटी गुस्से लिए वो अपने कमरे में चली गई। तो रोहित भी पीछे पीछे चला गया और रचना के पास बैठकर बोला, रचना, मुझे पता है कि तुम बहुत नाराज हो, बहुत गुस्से में हो, लेकिन प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि मैंने अपनी माँ के साथ मिलकर तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने माँ को भी समझा दिया है कि वो अब तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगी। मुझे एक मौका दे दो प्लीज, मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे बिना मेरा उस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नहीं रोहित, आज तो मुझे घर लेकर जाओगे और फिर कल से तुम्हारा वही नाटक शुरू हो जाएगा। रचना की बात सुनकर रोहित चुप हो गया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, रचना, फिलहाल तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर मेरे मुंह से कभी गलती से भी कुछ निकल गया कि तुम खाना बनाने आई हो या तुम्हारी वजह से मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, तो तुम तुरंत अपने मायके चली आना। मैं जिंदगी में कभी तुम्हें अपने मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अभी प्लीज तुम मेरे साथ चलो। तभी पीछे से रचना की माँ भी आ गई। वो रचना के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है ना, एक मौका तो देना बनता है। जब दामाद जी खुद चलकर इतनी दूर से तुम्हें मनाने के लिए आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, तभी तो आए हैं। एक बार इन्हें माफ कर दो। और दामाद जी, आप जानते हैं, ससुराल में जब पत्नी की इज्जत पति ही ना करे तो पूरे परिवार में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए रचना की इज्जत आपके हाथों में है। अगर आप सबके सामने इसको इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, तो पूरे परिवार में किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। उम्मीद करती हूँ दोबारा से मेरी बेटी ऐसे रोते हुए कभी मायके नहीं आएगी। ये सुनकर रोहित ने कहा, कभी नहीं माँ जी, मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को वो जैसे चाहेगी वैसे रखूंगा, इज्जत में लौटाऊंगा। मैं वादा करता हूँ रचना से ससुराल में कोई भी कुछ नहीं कहेगा, अपनी पत्नी की इज्जत में वापस दिलाऊंगा। तभी रोहित का बदलता हुआ रूप देखकर और अपने आने वाले जीवन की खुशद कामना करते हुए रचना ने एक बार फिर से रोहित का हाथ थाम लिया और चल पड़ी अपने सपनों की नगरी की ओर, जहां अब उसे घर की नौकरानी नहीं बल्कि बहू और एक पत्नी का दर्जा मिलेगा। तो दोस्तों, रचना ने अपने हक के लिए कदम उठाकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिमरा की वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।